आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहता है, तो डेफिनेशन से समझे हम। तो यहाँ पे डायग्राम भी हम बनाएंगे। क्या कहता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, क्या कहता है कि एक एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक्सिस ली। और क्या कहता है कि एक पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट पी लिया हमने। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक पार्टिकल है। इस पॉइंट पी पे एक पार्टिकल लिया हमने। तो हमने कहा कि एक बॉडी है जिसका सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? इस पॉइंट पी पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब भी निकलना चाहिए जब हम पूरे बॉडी की बात करें और उसका मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स एक पार्टिकल तो यही है, दूसरा पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, तीसरा पार्टिकल कहीं यहाँ पे, चौथा पार्टिकल कहीं यहाँ पे। तो जब हम पूरे बॉडी की बात करें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इन पार्टिकल्स का, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का निकलेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे भी निकलना चाहिए जब हम सिर्फ इस पॉइंट पी की बात करें। बाकी पॉइंट्स को भूल जाएं हम। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पी पे उस बॉडी का सारा मास जो है, होल मास जो है, कंसंट्रेटेड है। तो बाकी पॉइंट्स की तो बात ही नहीं हुई उस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे भी होना चाहिए जब पूरे बॉडी की बात करें और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। ठीक है, तो क्या कहता है आगे कि द बॉडी हैव शैल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज it has with the actual distribution of mass. The distance is represented by k. अब ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस कि इस एक्सिस से लेके इस पार्टिकल तक का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं k से, और इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि जिस एक बॉडी ली हमने उसका पूरा मास हमने कंसंट्रेटेड माना है पॉइंट पी पे। तो वो पॉइंट पी उस एक्सिस से, किस एक्सिस से? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के इर्द गिर्द ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूरी पर वो पार्टिकल है, तो वो जो डिस्टेंस है या वो जो दूरी है, उस दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, या उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें एग्जांपल के साथ फिर से कि हमने क्या कहा कि एक बॉडी है। ठीक है, इसके कुछ पार्टिकल्स हैं, ये एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सपोज रिजिड बॉडी, हमने एक रिजिड बॉडी ली ऑफ एन पार्टिकल्स, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हर एक का मास क्या है? एम है। ठीक है, हर एक पार्टिकल्स का मास एम है। और लेट आर वन, आर टू, आर थ्री, आर एन बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो पार्टिकल कुछ दूरी पे हैं, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा कि इस एक्सिस से कुछ दूरी तक वो पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पे वो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमने मान लो कि यहाँ पे इस ये जो R3 है, डिस्टेंस जो R3 है, ये जो पार्टिकल M है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। कब? पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं हम, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इस पार्टिकल्स का भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। ठीक है, तो किसी एक पार्टिकल की बात करें हम, तो मान लो इस पार्टिकल की बात करें हम, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकला, जब होल बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं एक एक पार्टिकल्स का, जैसे हमने पीछे वाले टॉपिक में निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, हमने पहले एक पार्टिकल का निकाला, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और लास्ट पे सम अप किया, उसका समेशन किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का निकलेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब भी निकलना चाहिए जब हम सिर्फ एक पार्टिकल की बात करें या फिर एक सिस्टम की बात करें, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इस ये जो बॉडी हमने रिजिड बॉडी ली थी, इसका सारा मास जो है, होल मास जो है, कंसंट्रेटेड है। कहाँ पे? इस पॉइंट पी पे जो हमने कैपिटल एम लिखा है। ठीक है, तो पहले केस में हमने एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एम पार्टिकल का निकला वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब भी निकलना चाहिए जब हमने इस बॉडी को क्या माना? एक पॉइंट मास की तरह लिया, कि हमने कहा कि होल मास कंसंट्रेटेड है कहाँ पे? इस एम पे। ठीक है, तो बाकी पॉइंट्स की बात ही नहीं होगी अभी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकलेगा जब हमने होल मास को कंसंट्रेटेड माना एक पॉइंट पे, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना चाहिए तब भी जब हमने अलग अलग पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, और उस वक्त इस एम पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला था। ठीक है,
तो फिर रहा सवाल की जो दूरी है एक्सिस से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पार्टिकल कितनी दूरी पे है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है। अब कहता है कि बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज, तो डेफिनेशन के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो पीछे भी हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो क्या लिखेंगे हम, आई इज इक्वल टू, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, पीछे भी पढ़ा हमने जब हमने समेशन में आई की वैल्यू पुट की थी, तो आई की वैल्यू किस जगह पुट की थी, एम आर स्क्वायर की जगह। ठीक है, एम आयोटा आर आयोटा का स्क्वायर था, उसकी जगह मैंने आई पुट की थी वैल्यू, तो दैट मीन्स ये आई जो है किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर के बराबर। तो अगर फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो एम आर वन का स्क्वायर, फिर सेकंड एम आर टू का स्क्वायर, आर थ्री का स्क्वायर गोज टू एम आर एन का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने एम कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, आर वन का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर, आर थ्री का स्क्वायर, आर एन का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल करेंगे विद एन को न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम मल्टीपल करेंगे एन न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा कि m इंटू एन जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है m इज इक्वल टू एम इंटू एन। अब n क्या है, n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उन नंबर्स ऑफ पार्टिकल का मास क्या लिया हमने, m लिया है, तो हम m इंटू एन को कह सकते हैं m के बराबर, क्योंकि m हम मानेंगे टोटल मास ऑफ बॉडी। ठीक है, और m जो है वो हर एक पार्टिकल्स का मास है, ये जो स्मॉल m है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे m इंटू एन लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो इसको मैं m इंटू एन को m लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी वैल्यू सेम आएगी, आर वन का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर, आर थ्री का स्क्वायर, आर एन का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी एम वर कंसनट्रेटेड एट पी, वही बात जो अभी तक मैंने डेफिनेशन में कही, रेडियस ऑफ गायरेशन जब मैं समझा रहा था तो उस वक्त मैं कह रहा था कि अगर हम अब मान के चलें कि वो टोटल मास जो है वो कंसनट्रेटेड है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हमने पी माना, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पे है, जिसको हमने जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने के माना फ्रॉम द एक्सिस, जो एक्सिस से कुछ दूरी पे है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी, तो उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो उसको हमने लिखा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर। क्यों, हम लिखते थे आर स्क्वेयर। ठीक है, अब हम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें तो डिस्टेंस को हम के मानते हैं, तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, के स्क्वेयर लिखेंगे, आई डैश इक्वल टू आई। ठीक है, एम के स्केयर इज इक्वल टू एम सेम, और के स्केयर की जगह क्या लिखा हमने, ये के स्केयर क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अलग अलग पार्टिकल्स का, फर्स्ट पार्टिकल का आर वन स्केयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर टू स्केयर गोज टू आर एन स्केयर डिवाइड बाई एन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो मैं लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर वन का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर, आर गोज टू आर एन का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो ये निकला हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि के क्या माना हमने, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो किसके बराबर निकला, तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। उस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो डिस्टेंस है, कहाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पे वो हैं, वो जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो उन डिस्टेंसेस का जब हम रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे तो उसके बराबर क्या निकलेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन निकलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन शैल डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब रेडियस ऑफ गायरेशन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि बॉडी की शेप कैसी है, बॉडी का साइज कैसा है, या बॉडी की पोजीशन क्या है, या बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एंड आल्सो ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और साथ साथ में कि मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से है विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब शेप साइज या पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन जो कह रहा है तो उस पर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मान के चलते हैं हम कि हमने ये पॉइंट पी माना। ठीक है, ये पॉइंट पी माना, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से लूँ, ठीक है, अगर मैंने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ली तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ज़ीरो है, तो डिस्टेंस के साथ मल्टीपल करते हैं हम, क्योंकि हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर या एम के स्क्वायर बोलो,
तो आर स्क्वायर या के स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस इज ज़ीरो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ही ज़ीरो हो तो दैट में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ ही नहीं होगा। तो क्या करें, दूसरे केस में हम ये लें पॉइंट पी, ठीक है, और एक्सिस ये लें, तो कुछ तो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो दैट में रेडियस ऑफ गायरेशन भी हमें मिल सकता है। तो इसलिए इसने लिखा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है कि बॉडी की शेप कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, दैट में मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मैथ का टॉपिक। थैंक यू।